हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। वो जो पेपर 2 जून 2019 को हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये इसके जो क्वेश्चंस है वो यूजफुल रहने वाले हैं। बेसिकली इस सेशन में हम लोग 80 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर है ये 2 जून 2019 को कंडक्ट किया गया था। 2 घंटे का इसका टाइमिंग था और नंबर ऑफ मार्क्स थे, ये थे 320 मार्क्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें 80 क्वेश्चन। ओके, ये सेम क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कोचिफा_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ओपन करना होगा। ये सेम पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसरो टेक्नीशियन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी 2019 के, उसका ही हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले। काफ़ी अच्छी लेवल ऑफ क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विद आवर प्रीवियस सेशन आंसर। ओके, देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वी यूज डमी कॉइल्स इन द डीसी जनरेटर। ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसका करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर। हम लोग मैकेनिकल बैलेंस रोटर को प्रोवाइड करने के लिए डमी कॉइल्स हम लोग यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर के अंदर। और सबसे फास्टेस्ट कमेंट जिन्होंने दिया उनका नाम है हमारा बबरो गौंडे और धीरू यादव। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। इन दोनों ने काफ़ी अच्छे से मुझे प्रीवियस सेशंस में भी सबसे पहले कमेंट आंसर किया है। ठीक है, तो आप भी अगर चाहते हो कि आपका भी नाम है मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो आपको इस सेशन को कंप्लीट अच्छे से देखना है, और इस सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे सबसे फास्टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द, और देखिए मैं बता दूं आपको कि ये पेपर आपके एसएससी जेईई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस के लेवल हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसलिए ये टिपिकल एक, आपको अगर इसरो का टाइटल देख रहे हैं अगर उसको सेशन को स्किप करोगे तो कोई इसमें सेंस नहीं बनेगा। आपको हर कोई सेशन जो भी मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ वो सारे आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड द वोल्टेज अक्रॉस देम आर इन द रेशियो 3:2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। तो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे रहने वाला है। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस है 3 कैपेसिटर्स का, जिसका रेशियो है 1:2:3, और उसका जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस में वो है 3:2:1, तो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर्स के अंदर उसका रेशियो क्या होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर उसका फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा E = ½ CV²। ओके, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q²/2C = 1/2 QV। ये इसलिए भी आपको ध्यान में रखना होगा इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो E = ½ CV², ये सबको पता होता है। ठीक है, आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा Q²/2C भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, और या फिर आप ½ QV = E, ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको बताना चाहूँ तो Q = क्या होता है, C × V। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में। आपको मैं बता दूँ Q क्या होता है। Q होता है चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इन कूलम्स, C होता है हमारा कैपेसिटेंस इन फैरेड, और V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज। ओके, उसका जो यूनिट है वो है वोल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमको मैं बता दूँ आपको ये जो फॉर्मूला है E = ½ CV², यही हमें इस कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये इसको काम में आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ½ CV²। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो कैपेसिटेंस है हमारे पास गिवन है C1, C2 एंड C3 के अक्रॉस, C1, C2 एंड C3 के अक्रॉस वो रहेगा हमारा 1:2:3। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है डेटा। ठीक है, 1:2:3। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हम लोग इस रेशियो से जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, C2 will be equals to twice of C1, करेक्ट, और हमारे पास क्या आएगा, C3 will be equals to thrice of C1। ये हमारे पास दो फॉर्मूलेस आ गए। ठीक है, दो हमारे पास कन्वर्जन्स आ गए इसी रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आपको इसको अच्छे से समझ सको। और हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो भी हमारे पास रेशियो में है 3:2:1 में। ओके, तो इस रेशियो को भी हम लोग लिख लेते हैं V1:V2:V3 3:2:1, ये हमारे पास इसका रेशियो है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते तो हम लोग V2 को कैसे लिख पाएंगे, V2 will be equals to twice of V3। ठीक है, V2 will be equals to twice of V3।
और एक हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ V3, करेक्ट। ये हमारे पास एक कन्वर्जन आ गया। एक मैं पार्टीशन बना देता हूँ सो दैट आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अभी हमारे पास अगर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C1, ठीक है, अगर हम लोग C1 कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये हम लोग निकालते तो कैसे आएगा, EC1 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, ओके, विच इज विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 और V1 स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हमारे पास V1 क्या है, थ्राइस ऑफ V3, ठीक है, थ्राइस ऑफ V3 स्क्वायर, ओके, विच विल बी इक्वल्स टू 9/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 C1 इंटू V3, करेक्ट। इसी को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, EC1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा V3 स्क्वायर, ओके, क्योंकि 3 का स्क्वायर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे V3 का भी स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। EC1 इज इक्वल्स टू 9/2 C1 V3 स्क्वायर, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय C2 ने एनर्जी कितनी स्टोर की ये हमें निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग उसी तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा, तो EC2 क्या वैल्यू हो जाएगा, EC2 विल बी इक्वल्स टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। C2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ C1 स्क्वायर है, ओके, ट्वाइस ऑफ C1 इंटू, और यहाँ पे V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू है हमारे पास ट्वाइस ऑफ V3, ठीक है, ट्वाइस ऑफ V3 का इसका स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है हाफ CV स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला है, करेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूले से हमने ये वैल्यूज निकाल ली, तो हमारे पास E2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ C1 स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ V3 स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकेंगे 4 C1 V3 स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर 2 आ गया, ओके। सो अगेन लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। लेट्स टेक दिस वन। तो हमारे पास C3 का जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो पूछा है, ओके, करेक्ट। तो C3 का अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे E3 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ C3 V3 स्क्वायर, ठीक है। तो C3 का वैल्यू कितना है हमारे पास, ठीक है, C3 का वैल्यू है हमारे पास है थ्राइस ऑफ C1, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, थ्राइस ऑफ C1, ओके, इंटू यहाँ पे हाफ भी आ जाएगा, हाफ थ्राइस ऑफ C1 इंटू अभी V3 स्क्वायर चाहिए था हमारे पास। V3 का वैल्यू कितना है, V3 का वैसे ही वैल्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, V3 स्क्वायर। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करते तो यू विल गेट E3 एज अ 3/2 C1 V3 स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास तीनों भी रेशियोज, ये वाला फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये हमारे पास रेशियो आ गया। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते तो यू विल गेट लाइक दिस, ओके। देखिए हमारे पास रेशियो पूछा है एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा EC1 इज टू EC2 इज टू EC3। हमारे पास रेशियो क्या है 9/2, EC1 का क्या है 9/2 रेस टू, इसका क्या है सेकंड का आया 4 और थर्ड का क्या है 3/2, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये एक नॉर्मलाइज हो सके। तो 2 कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास जो रेशियो बचेगा वो रहेगा 9:8:6, ओके, 3 2 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9:8:, ये 2 कैंसिल हो जाने के बाद में यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 9:8:3, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 9:8:3 विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए मैं आपको पहले से एक बार ध्यान से समझा देता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। तो इसके पास हमारे पास जो कैपेसिटेंस स्टोर था उसमें वो था 1:2:3 रेशियो में, और वोल्टेज जो था उसके अक्रॉस वो था हमारा 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो सेम हमने कन्वर्जन कर ली, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C2 का वैल्यू, C3 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, सिमिलरली V1 का वैल्यू, ये जो हमने कन्वर्जन किया इसी जो रेशियो में गिवन थे इसी से। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक जो फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर का उसमें ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए, ठीक है। तो ये EC1 का वैल्यू आया, ये हमारे पास E2 का वैल्यू आया, ठीक है, EC2 का, और यहाँ EC3 का वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे EC चाहिए था, ठीक है, EC3 का वैल्यू आया, ओके। तो यहाँ पे जो रेशियो आया हमारा, ओके, आप देख सकते होंगे ये सारे वैल्यूज कट हो जाएंगे, ठीक है,
कॉमन वैल्यूज़ है, ठीक है, C1v3², 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 ठीक है। तो ये सारे कट होने जाने के बाद में हमारे पास सिर्फ रेशियो बचता है 9/2, 4 और 3/2। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे आ गया 8 और ये बाकी वैल्यूज़ ऐसी कैसी 9:8:3 हमारे पास इसका फाइनल रेशियो हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे ये सबसे पहला इस सेशन का। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके जो टेक्निशियल रहती है या फिर टेक्निकल असिस्टेंट्स के जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जामिनेशन रहते हैं, वहाँ पे मैथमेटिक्स भी वो इंक्लूड करते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो अगर हम लोग लेट y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स लिखते हैं एंड t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस एक्स, करेक्ट, तो विल गेट dy बाय dt इज इक्वल्स टू dy बाय dx अपॉन dt बाय dx। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है, y को हमने ये कंसिडर कर लिया माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन dx विच विल बी इक्वल्स टू d बाय dx, साइन माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, सिमिलरली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको, dt बाय, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, dt बाय dx विल बी इक्वल्स टू d ऑफ माइनस कॉस ऑफ x अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। तो अगर हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, dy बाय dt इज इक्वल्स टू dy बाय dx, करेक्ट, और हम लोग डिवाइड में क्या रहेंगे dt बाय dx, करेक्ट। दोनों भी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते तो यू विल गेट d ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन d ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। ओके, तो हम लोग ऐसा इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं, d ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन d ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू माइनस कॉस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको एक एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इंटरपोल्स इन डीसी मशीन्स आर यूज टू, जो हमारे इंटरपोल्स रहते हैं डीसी मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हमने काफ़ी बार इसकी जो प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव सेशन है उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल, जो इंटरपोल्स रहते हैं डीसी मशीन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन में आपको क्या होता है बता दूँ। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होता है, उस करंट के कारण खुद का एक उसका ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो काउंटर रिएक्ट करता है जो आपका मेन जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसको वो काउंटरएक्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ओके, तो इंटरपोल्स हम लोग डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। विच मोटर इज यूज्ड फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस मोटर तो यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, अंडर एक्साइटेड या फिर ओवर एक्साइटेड। ठीक है, इंडक्शन मोटर नहीं यूज़ करते, डीसी सीरीज में हम लोग मोटर यूज़ नहीं करते, तो उसमें हम लोग बेसिकली ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, आपको काफ़ी बार मैंने बताया फॉर्म फैक्टर क्या रेशियो क्या होता है। फॉर्म फैक्टर का रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के एक्सएससी जेईई के पेपर 1 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा फॉर्म फैक्टर का रेशियो है क्या है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। और अगर आपको पीक फैक्टर का भी फॉर्मूला पूछा जाता है तो ध्यान में रखना होगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ये पीक फैक्टर का हो गया, और आरएमएस फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन अ ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा कॉपर लॉस जब हमारे कोर लॉस के इक्वल हो जाते हैं तब हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है ट्रांसफार्मर के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। इन अ डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय। आर्मेचर रिएक्शन
डीसी जनरेटर में किससे प्रोड्यूस होती है? आर्मेचर करंट के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द SWG इज यूज टू मेजर। SWG हम लोग किसके लिए यूज करते हैं मेजर करने के लिए? डायमीटर ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, इंसुलेशन ऑफ वायर या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज हम लोग डायमीटर ऑफ वायर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, ये है हमारा SWG का मेजर करने का लाइक प्लेट। ठीक है, यहाँ पे आप इसके कंडक्टर को उसको से पास करना पड़ता है सो दैट आपको पता चल सके। देखिए अगर इस लेवल का एक ये है उसमें, तो आपको पता चल सकता है कि कितना इसमें का डायमीटर उस कंडक्टर का। ठीक है, इसमें से अगर फ्लो होता है, इसमें से अगर आपको उसको पास ऑन करते हैं आप फिजिकल कंडक्टर को, तो आपको देख सकते हैं कि 0.125 का डायमीटर इसका है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे होल्स आपको अकॉर्डिंग टू द, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को देखने को मिल सकती है। सबसे लीस्ट यहाँ पे डायमीटर का है, सबसे हाईएस्ट डायमीटर का यहाँ पे कंडक्टर आपको उसको इसमें से पास ऑन करना रहता है सो दैट आप इसको मेजर कर सको। स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। ELCB इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर? तो हम लोग लीकेज करंट से हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको 80 क्वेश्चन हमें इस सेशन के अंदर डिस्कस करना है। ओके, अगर आप कुछ चाहते हो कि आप मैं सेशन का स्पीड स्लो डाउन करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बता दूँ आपको ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा एक रेगुलर सेशन नहीं है जिसमें हमें आपको एक चीज़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। वी आर जस्ट ओवरव्यूइंग द क्वेश्चंस विच वॉज आस्क्ड इन दैट टेक्नीशियन पेपर सो दैट आपको कुछ आइडिया आ सके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बता दूं 80 क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दैट आपको उसको समझ भी सको और आप इसको ओवर भी कर सको और एनालाइज भी कर सको। इसलिए मैं आपको जितना ज़्यादा ऑप्टिमम टाइम में आपको समझा सकता हूँ उतना मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन स्किप करना है तो सेशन नहीं समझ में आएगा। जितना भी फास्ट या फिर स्लो पढ़ाता हूँ मैं ये कैलकुलेट करते पढ़ाता हूँ कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा सबको वो समझ में आ सके, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए सेशन को स्किप मत किया करेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो, बट आपको सेशन स्किप करने से आपको जो मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी, साथ साथ सेशन भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेशन को आपको अच्छे से कंटिन्यूसली देखना है। ओके, ये आप ही के लिए फ़ायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन वोल्टेज इन द 3 फेज डेल्टा कलेक्शन इज जो लाइन वोल्टेज रहते हैं हमारे 3 फेज डेल्टा वोल्टेज में, ठीक है, VL वो रहता है हमारे VPH के बराबर। ओके, विच इज़ ऑप्शन ए सेम एज द फेज वोल्टेज। ओके, और करंट उसमें √3 टाइम्स ऑफ IL रहता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। टिपिकल वोल्टेज रेंज ऑफ अ सोलर सेल इज। जो हमारे पास एक सोलर सेल रहता है उसका टिपिकल वोल्टेज रेंज क्या रहता है? 0.3, 0.5, 0.7 या फिर 1 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट हमारा एक कंप्लीट एक सिंगल सोलर सेल का उसका वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूँ तो चलो मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ। VOC इक्वल्स टू रहता है VT नेचुरल लॉग ऑफ 1 + JL / JS। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हो, एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, VT क्या होता है? VT होता है हमारा टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, JL क्या होता है? ये होता है हमारा ये होता है हमारा फोटो करंट डेंसिटी। JL को हम लोग लिखते हैं फोटो करंट डेंसिटी। और JS क्या रहता है? JS रहता है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी, ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज जो रहता है हमारा सोलर सेल का, ये इसका फॉर्मूला है। VOC इक्वल्स टू VT नेचुरल लॉग ऑफ 1 + JL/JS। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -2 - 6 इज डैश व्हाट। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमें अगर 10th टर्म निकालनी होगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा, वो है हमारे पास AN = A + n - 1 × D। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता दूँ A क्या होता है? ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। D क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। N होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे N हमारे पास कितना है? N है हमारे पास 10। ठीक है, 10th टर्म यहाँ पे पूछा है हमारे पास। A क्या है?
ए है हमारे पास में 2, ए मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ए हमारे पास 2 है, और जो डी है हमारे पास वो है हमारे पास -2 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। -2 में से -2 माइनस करते दो, ओके। तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास -4 है, तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस फॉर्मूला में, विच विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए एन, दैट मीन्स nth टर्म हमारे पास निकालिए, 10th टर्म हमें निकाल लिया, 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 - 1 इन ब्रैकेट -4, ओके। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा -34। तो जो 10th टर्म रहेगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ये रहेगी -34। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डायमीटर ऑफ अ फाइनाइट लेंथ कंडक्टर रिड्यूसेस टू हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल। अगर एक फाइनाइट लेंथ का हमारे पास कंडक्टर है, उसकी जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाती है हाफ में, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं काफ़ी बार आपको समझाया भी है इसमें कि अगर एक डायमीटर हाफ में हो जाती है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, जो कि हमारा R इज टू रो L बाय ए, ठीक है। इसमें आप सारी वैल्यूज जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, इसका आपको आंसर आ जाएगा। देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने एसएससी जेईई के जो हमारे 4 सेशंस लिए, साथ ही साथ जो हमारे यूपीपीसीएल के 3 सेशन, इसमें हमने ये क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर करा है, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सेशंस देखे होंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, मैंने करेक्ट ही बोला था, इंक्रीजेस द 4 टाइम्स। अगर डायमीटर हमारा हाफ हो जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। पावर फैक्टर ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट दैट मीन्स क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। तो पावर फैक्टर ऑफ आरसी सर्किट का क्या रहता है, वो रहता है हमारा लीडिंग। ध्यान में रखिएगा, आरएल का रहता है लैगिंग और आरसी सर्किट का रहता है लीडिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द फॉलोइंग सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर हमारे पास करंट कितना ड्रॉ होगा इस सर्किट के अंदर, ये हमें इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कुछ नोट किया हुआ है, अंडर स्टेडी स्टेट गिवन है, तो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कैपेसिटर का साइन है बेसिकली, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है ये स्टेडी स्टेट के अंदर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ध्यान में रखिए, अगर इंडक्टर रहता है तो वो क्लोज शॉर्ट सर्किट हो जाता था। तो हम इस सर्किट को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लो, आप इसको अज्यूम मत करो, सिंपली ऐसे 2 लाइन्स आ गए, ठीक है, करेक्ट। ये हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि हमारे पास पैरेलल 2 ohms 3 ohms और 4 ohms का एक पैरेलल कनेक्शन है, 2 ohm 3 ohms और 4 ohms का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 12/13 ohm, ठीक है। मैं आपके टाइम को कंसिडर करते हुए इसको डायरेक्टली आपको मेंशन कर रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 12/13 आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। पहले देखिए आप 2 × 3/2+3 इसको आप इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर जो आपके पास आएगा वो उसको आप 4 के साथ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। मैंने काफ़ी बार बताया था पैरेलल का हम लोग कैसे निकालते हैं करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 12/13 ohms, करेक्ट। तो हम लोग इस सर्किट को फिर से अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास कितना था 5 ohms का, और ये हमारे पास 12/13 ohms का एक आ गया, और यहाँ पे 10 वोल्ट का सप्लाई। अब देखिए 5 वोल्ट का हमारा कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो ओपन सर्किट है ना, करेक्ट। ये 5 ohm में से करंट कोई फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज पाथ ही नहीं है, ठीक है, क्लोज पाथ ही नहीं है, हमारे पास एक डायरेक्टली ओपन हो चुका है सर्किट, ठीक है। तो इसको कंसिडर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तो हमारे पास ये आ गया हमारा, तो हम लोग इससे आई निकाल पाएंगे। आई विल बी इक्वल्स टू 10/5 + 12/13। ये हमारे पास सीरीज़ में कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड रेजिस्टेंस, इसको एडअप करके हम लोग जो हमारे पास वोल्टेज इक्वल्स टू करंट का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ जो से हम लोग इसको करंट निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट फाइनल वैल्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारा 130/77 एम्पियर्स, ये इसका फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज आर 4 such wires with the same cross sectional area but the twice the length are connected in parallel, the net resistance is। अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है कॉपर वायर का आर, ठीक है, 4 हमने वायर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के
उसके डबल लेंथ के अगर हमने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना रहेगा। आपको ध्यान में रखना होगा जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के पास, ठीक है। अगर लेंथ भी डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आर डैश क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस आर। और हमने इसे 4 वायर्स लगा दिए पैरेलल में, 4 सच वायर्स विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट ट्वाइस द लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमने इसको एनालाइज भी करते तो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस आर, इसका भी ट्वाइस आर, इसका भी ट्वाइस आर और सेम ट्वाइस आर, ओके। तो इस केस में अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट निकालते तो ट्वाइस आर अपॉन 4, मैंने आपको बताया था अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के n टाइम्स ऑफ कनेक्टेड है तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितने कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो उसको हम लोग सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास पैरेलल का जो इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 2 से कैंसिल, R/2। फाइनल आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। मैं आपको इसके साथ में आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए मेरे सारे सेशंस इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है उसमें एक ना एक क्वेश्चन आप, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक ना एक तो छोड़ दो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो ध्यान से सेशन आपको देखना है। अगर अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे कुचिफा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको ध्यान से ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं शॉर्ट अपडेट्स और पीडीएफ्स भी अपलोड करते रहता हूँ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 0.5 ohms एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्ड्स टू 10 milliamperes. What is the shunt resistance required to increase the range of the instrument to 1 amperes? अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 0.5 ohms, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है हमारे पास 10 milliamperes की, और हमारे पास शंट रेजिस्टेंस कितना लगेगा सो दैट हमारी इंस्ट्रूमेंट की हम रेंज बढ़ा सके 1 amperes के तक, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूले से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो है हमारे पास RAC इज इक्वल्स टू RM M-1, करेक्ट। तो M क्या होता है हमारे पास मीटर करंट है, RSH क्या है हमारे पास शंट रेजिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है। RAC इज इक्वल्स टू RM इन ब्रैकेट M-1, ये हमारे पास में जो सीरीज रेजिस्टेंस लगता है हमारे पास रेंज इंक्रीज करने के लिए वोल्ट मीटर के लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिमिलरली आपको जो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड रहता है, जो ज़रूरी रहता है आपको एमीटर और गैल्वेनोमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, उसका फॉर्मूला है RSH इज इक्वल्स टू RM अपॉन M-1। ये भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, जो प्रीवियस फॉर्मूला बताया वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। RM इज इक्वल्स टू VM/IM, ठीक है। M क्या होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिस ओके। तो इस केस में हमारे पास RM गिवन है, वो है हमारे पास 0.5 ohms, ठीक है। और हमारे पास जो प्रीवियस फुल स्केल डिफ्लेक्शन थी वो था हमारे पास 10 milliamperes का, ओके। और हमारे पास प्रेजेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट है 1 amperes का। तो हम लोग M का वैल्यू निकालेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 1/10 इंटू 10⁻³ विच विल बी इक्वल्स टू 100, करेक्ट। और RSH का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5/100 - 1 विल बी इक्वल्स टू 5/900, 5/990 ohms। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो शंट रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5/990 ohms, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज 0.005 ohms per degree centigrade. At 20 degrees Celsius, the resistance of a wire is made up of the material is 1 ohms. At what temperature the resistance will be 2 ohms, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पता है हमारे पास, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 0.005 ohms पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका वायर बना हुआ है उसका वैल्यू है रेजिस्टेंस का 1 ohms का, तो कितने टेम्परेचर पे हमारा उसका वैल्यू 2 ohms हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, वो है हमारा RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस R0 दैट मीन्स R0 अल्फा डेल T, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है इसके लिए, ओके। तो ये R0 का वैल्यू क्या होता है, R0 होता है हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्फा क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और डेल T क्या है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, डेल को हम लोग कहते हैं डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ओके। तो R0 हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 1 ohms का, ओके। अल्फा हमारे पास गिवन है 0.005 ohms का, ठीक है।
पर डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके, और RT क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 ओम्स का। ये जो फाइनल रेजिस्टेंस है RT वो है हमारे पास 2 ओम्स का। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू RT के हमारे पास 2 गिवन है 2 ओम्स, 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.005 इंटू T2 माइनस 20। करेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, अगर T2 को सब्स्टिट्यूट करके आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेते तो यू विल गेट 220 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, हम उसमें टाइम नहीं गवाते। ठीक है, इस वैल्यू को आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। T2 का वैल्यू हो जाएगा 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब 220 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा। अगर एक हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का। ठीक है, अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका 1 ओम्स अगर हमने टेम्परेचर अगर हमने 220 सेंटीग्रेड कर दिया है तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारा 2 ओम्स का, सेम वायर का। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दैट मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता है। ठीक है, इसी केस से अगर आप लोग उसको हीटअप करोगे ये कॉपर वायर को, ठीक है, तो जहाँ पे हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो ठंडा था 1 ओम्स था, तो अगर आप 220 ओम्स पे अगर हीटअप करते तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल का आपका फॉर्मूला है और इसका आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। 3 1.5 volt cell each having an internal resistance 10 ohms are connected in a series. A 15 ohms load is connected to this battery. What is the current through this circuit? अगर हमारे पास 3 1.5 वोल्ट के सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ohms है और हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया, अगर हम 15 ohms का लोड अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास करंट कितना होगा सर्किट के अंदर, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो तो अगर इसको अगर मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ तो हमारे पास सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 10 ohms का, 3 सेल है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो 3 सेल को हम लोग यहाँ पे अगर बैटरी का 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये हो गया हमारी बैटरी 10 ohms का। ये एक सेल हो गया हमारा, सेम हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैटरी ड्रॉ कर लेते हैं, 1.5 होगी इसका रेजिस्टेंस 10 ohms का, 1.5 वोल्ट का। करेक्ट, सेम हम लोग हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 1.5 वोल्ट का और ये हमारे पास 10 ohms का हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया एक लोड के साथ। लोड का वैल्यू कितना है, वो है हमारे पास 15 ohms का, 15 ohms का। तो हमारे पास कितना करंट फ्लो होगा ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो V इक्विवेलेंट रहेगा वो हमारा 4.5 वोल्ट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया अगर सीरीज़ में बैटरीज कनेक्टेड है तो इसका सबसे पहले सम अप करना है, दैट मीन्स एडिशन करना है। 1.5 इंटू 3 विल बी 4.5 वोल्ट का हमारे पास बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 10 + 10 + 10, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास 30 ohms का। करेक्ट, तो अगर हम लोग करंट निकालते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे 4.5 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 30 प्लस इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा 15 का। ठीक है, तो क्योंकि हमने सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारे पास करंट आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ओके, 0.1 कैसे, क्योंकि हमने 4.5 को 45 से डिवाइड किया। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ 0.1 एम्पियर्स। आई होप के क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा था, 3 हमारे पास 1.5 वोल्ट की सेल्स थे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी था और जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया 15 ohms के लोड से, ये हमारा इक्विवेलेंट इसका क्वेश्चन का हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, a 10 ohms resistance and a 15 ohm resistance are connected in a series to 2 volt cell. The voltage across the 10 ohms resistance is measured as a 2 volts. Which of the following is the possible cause? ठीक है, अगर हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस 15 ohms का रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया एक 2 वोल्ट में। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। 10 ohms का हो गया, ये 15 ohms का हो गया, हमने किसके साथ कनेक्ट कर लिया 2 वोल्ट के साथ। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ohms रेजिस्टेंस इज मेजर्ड एज 2 वोल्ट। 10 ohms के साथ यहाँ पे 2 वोल्ट आता है, मेजर कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके, तो हमारे पास इसमें से क्या क्या पॉसिबल कॉजेज रह सकते हैं। ठीक है, 10 ohms रजिस्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, ऐसा क्यों हो सकता है ये भी हमें
इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या फिर 15 ओम रेजिस्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, 15 ओम रेजिस्टेंस इज ओपन, या फिर नन ऑफ दिस। ये ओपन का तो कंसेप्ट आएगा नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होगा उसमें से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो 15 ओम्स का रेजिस्टर अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो ही जाके हमारे पास इसका ये जो वैल्यू है ये हमारा केस वैलिड हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। 10 ओम्स का रेजिस्टर, अगर ये 15 ओम्स का रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट है, दैट मीन शॉर्ट सर्किटेड है, हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया 10 ओम्स का, और हमारे पास यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 2 वोल्ट का सीधा सीधा ये वोल्टेज अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, 10 ओम्स के रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। तो इसी केस में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो 15 ओम्स का रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट होगा, तभी जाके हमारी ये पॉसिबल केस बनेगी कि हमारे पास ये जो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में 2 वोल्ट सप्लाई आएगा, ठीक है। इसके अगर यहाँ पे अगर आपने चेक कर लिया तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस के पूछने का तरीका आप इसको ध्यान में रखिएगा। पेपर को एनालाइज करना मतलब वही रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको, देखिए कंसेप्ट आपको, सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होने ज़रूरी रहता है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे पास, जितने भी आपको कंसेप्ट पता है उस टाइप ऑफ मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस कैसे रहते हैं क्वेश्चंस के, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग छोटी से छोटी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं, वही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। कंसेप्ट काफ़ी सिंपल सा था, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ते से ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। यही मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि अप्रोच क्वेश्चंस की कैसी होनी चाहिए, यही हमारा मकसद रहता है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए। सो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21। कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर charges a 20 microfarad capacitor for 2 seconds, which of the following is true for the charging of the capacitor। अगर हमारे पास कांस्टेंट करंट है 2 मिली एम्पेयर्स का, एक चार्ज कर रहा है 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का 2 सेकंड्स के लिए, तो इसमें से कौन सी केस हमारी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारी वैलिड रहेगी कैपेसिटर वोल्टेजेस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 0 वोल्ट टू 200 वोल्ट। इसका करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका काफ़ी डिटेल में आपको सोल्यूशन है, बट मैं आपको इसका करेक्ट आंसर वहाँ पे मार्क करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझा दूंगा। काफ़ी सिंपल सा उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log s dx इज इक्वल टू व्हाट। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लेट्स अज्यूम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx इज 1। ये क्वेश्चन को 1 अज्यूम कर लेते। अगर हमारे पास ये log x को हमने t अज्यूम कर लिया, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को विथ रिस्पेक्ट टू s। अगर हम log x t को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, विच विल बी, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि आपको पता है d/dx log ऑफ x क्या होता है 1/x, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हम लोग दो और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं ये इक्वेशन में, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर था i विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/t dt, ओके। तो i विल बी इक्वल्स टू log ऑफ t प्लस क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1/t करते तो log ऑफ t प्लस कांस्टेंट, ये फोर्थ इक्वेशन आता है। तो t का वैल्यू क्या है हमारे पास, विच विल बी इक्वल्स टू log x, क्योंकि हमने यहीं पे वैल्यू लिख लिया था, ठीक है। log x से हमने t को सब्स्टिट्यूट कर लिया, log x कंप्लीट हो जाएगा प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट को एलिमिनेट करते तो log x हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये समझ में आया। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 23। आई डोंट थिंक कि हमारा ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए। इस सेशन में हम लोग 80 क्वेश्चंस को कवर अप करा पाएंगे। देखिए मैं 40 क्वेश्चंस को इस सेशन में कवर करा देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिनों में आपको जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखिए 80 क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए मैं 30 मिनट्स भी ले सकता हूँ, 1 आवर भी ले सकता हूँ, या फिर 2 आवर भी ले सकता हूँ, ठीक है। बट एक मैं स्टैंडर्ड टाइम चूज़ करता हूँ, सो दैट आपको उसको आपके ऊपर ओवरलोड भी ना हो समझने के लिए, और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सको। क्वेश्चंस को समझना, कंसेप्ट को समझना ही हमारे लिए एक मेन मोटो रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको सिलेक्शन नहीं देते हैं। जो शॉर्टेस्ट और एक्यूरेट क्वेश्चंस रहते हैं वही हमें हमारा सिलेक्शन दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सेशन में 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 23 नंबर के क्वेश्चंस पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ हॉट वायर एमीटर।
हॉट वायर एमीटर में हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ को यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। मेजर्स आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आरएमएस वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं करंट का। तो सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हॉट वायर एमीटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Current transformer is employed for charging current in a distribution line for measurement of high alternating current to step up the current for a high power applications। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई अल्टरनेटिंग करंट वी यूज करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्वीप ऑफ अ सीलिंग फैन इज रेफर्स टू, स्वीप मतलब क्या होता है सीलिंग फैन के अंदर, आपने कभी आपका जो सीलिंग फैन रहता है, ठीक है, उसका कभी आपने परचेज के लिए गए होंगे या फिर आपने कभी उसका बॉक्स ओपन किया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे स्वीप लिखा रहता है 900 mm 1200 mm। तो जो हमारा स्वीप रहता है वो रहता है हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर्म बाय इट्स रोटेशन, जितना हमारा डायमीटर फॉर्म होता है वो उसको हम लोग कहते हैं स्वीप, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्वीप। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सीलिंग फैन का स्वीप का मीनिंग रहता है कितना वो लेंथ है उसका डायमीटर का। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द परमिसिबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो बताता है हमारे कितना वेरिएशन रहना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तो वो रहना चाहिए हमारा 3%। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा डिसीजन लिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है इसको, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है, या फिर आप सीधा जाके चैनल पे आप देख सकते हो। काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट जहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रहते हैं, रूल नंबर 50, 54, 35, 55 ये सारे उसमें एक्सप्लेन किए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 12 पोल सिंक्रोनस मोटर व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इज व्हाट। जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है 12 पोल सिंक्रोनस मोटर का कितना रहता है, तो NS इज इक्वल टू 120F/P। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। P क्या होता है नंबर ऑफ पोल्स, F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इस केस में हम लोग NS विल बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 120 है इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 50, नंबर ऑफ पोल्स कितना है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 12 10, ठीक है। तो हमारे पास NS आ जाएगा 500 RPM। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर इज टू। जो होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एल्यूमिनियम डिस्क में एनर्जी मीटर में, ठीक है, हालांकि तो अभी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स है, बट प्रीवियसली हम लोग मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी मीटर्स को यूज़ करते थे। तो उसमें जो होल्स रहते थे एल्यूमिनियम डिस्क में वो रहते थे टू प्रिवेंट क्रीपिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड व्हाट इज अलाउएबल वोल्टेज वेरिएशंस इन लो और मीडियम वोल्टेज सप्लाई। लो और मीडियम वोल्टेज सप्लाई के अंदर जितना वेरिएशंस रहना चाहिए इसका आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, तो वो रहना चाहिए हमारा 6% का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ध्यान में रखिएगा, लो और मीडियम वोल्टेज बोला है। अगर आपका हाई वोल्टेज सप्लाई जैसे कि जहाँ पे 33 kV प्लस है, ठीक है, तो उस केस में हमारा ±9% रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, या फिर आप यही क्वेश्चंस को आप रट लोगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज पूछा गया, ठीक है, 33 kV के ऊपर रहता है तो यहाँ पे आपको ±9% करके मार्क करके आना है। अगर यहाँ पे हमारा लो और मीडियम वोल्टेज रहता है अगर अप टू हमारा 33 तक है तो हमारा 6% ±6% का हम लोग वेरिएशन झेल सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। अगर हाई वोल्टेज है 33 kV प्लस तो हमारा ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों भी मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू द विच लॉ द बैक EMF इन DC मोटर अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बैक EMF को अपोज करता है DC मोटर में, जो हमारे अप्लाइड वोल्टेज रहता है उसको, विच इज़ बैक EMF जो प्रोड्यूस होता है DC मोटर में वो अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को। ये हमारे ये जो स्टेटमेंट है हमें लेंजेस लॉ से मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 97 × 97 + 2 × 97 × 3 + 9 इज व्हाट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए, आप देख सकते होगे काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। a + b² हम लोग क्या लिखते हैं, a² + b² + twice of ab, करेक्ट। तो हमने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 97² + 3। यहाँ पे a और b क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया, तो हमारे पास ए बी क्या हो गया
ये ए हो गया और बी हो गया हमारे पास में 9, ठीक है, बी हो गया हमारे पास 3, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे विच इज़ 97 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 100 स्क्वायर, ठीक है। तो विच विल बी इक्वल्स टू 1000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 32। एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ 2000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी एंड 200 टर्न्स ऑन इट्स सेकेंडरी। द ड्राइविंग वोल्टेज इन द प्राइमरी साइड इज 100 volts। अ 5 ohms रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। कैलकुलेट द सेकेंडरी करंट। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है हमारे पास जिसमें 2000 टर्न्स है प्राइमरी के अंदर, ठीक है, और हमारे पास सेकेंडरी में सिर्फ 200 टर्न्स है, ठीक है, और हमने यहाँ पे 5 ohms का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी करंट कितना फ्लो होगा ये हमें एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कितना हमने अप्लाई किया यहाँ पे, वो हमने अप्लाई किया 100 volts का, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया N1/N2 वो आ गया हमारे पास 200 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 10:1 का, ठीक है। तो इसमें इस केस में हमारे पास क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2। ये आपको रेशियो ध्यान में रखना होगा। I2/I1, यहाँ पे I2/I1 रहता है, ये भी आपको नोट करना होगा, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, V2 विल बी इक्वल टू 200 × 100 अपॉन 2000, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। V2 विल बी इक्वल टू 10, करेक्ट, 10 वोल्ट हमारे पास V2 आ गया। और 5 वोल्ट का हमने 5 ohms का हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय अगर हम रेजिस्टेंस करते हैं 5 ohm का, तो हमारे पास 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसमें से। I विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। द इम्पीडेंस रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू, द इम्पीडेंस रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट प्रीवियस का जो हमने रेशियो पढ़ा, N इज इक्वल्स टू, ठीक है, N1/N2 इज इक्वल्स टू V1/V2 इज इक्वल्स टू I2/I1, करेक्ट। इससे अगर हम लोग N1 क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, N2 होता है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एट सेकेंडरी, ठीक है। नंबर ऑफ ये V1 का वैल्यू होता है नंबर ऑफ द वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड, एंड V2 का वैल्यू होता है वोल्टेज एट अ सेकेंडरी साइड। I2 है सेकेंडरी साइड का करंट और I1 है हमारा प्राइमरी साइड का करंट, ओके। तो इस केस में हमारे पास V1 क्या आ जाएगा, V1 विल बी इक्वल्स टू N टाइम्स V2, ठीक है। अगर हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेते हैं और हमें अगर हम लोग I1 लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा I2 टाइम्स ऑफ N, कि ये तो दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे इम्पीडेंस रेशियो पूछा गया, इम्पीडेंस दैट मीन्स होता है Z, वो हम लोग लिखते हैं V/I से। अगर हम लोग V1/I1, ये V1 के इक्वेशंस को I1 के इक्वेशन से डिवाइड कर लेते तो हमारे पास इसका इम्पीडेंस रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो V1/I1 विल बी इक्वल्स टू N² इंटू V2/I2, ठीक है। तो सिंपल से आ गया, दैट इज Z1 विल बी इक्वल्स टू N² ऑफ Z2, ठीक है। दैट मीन्स इम्पीडेंस रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज स्क्वायर ऑफ इट्स ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ऑप्शन इसका देखिए स्क्वायर ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो, जो कि हमारा N, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द डिवाइस इज सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम कौन सा है हमारा रिले, सिंगली एक्साइटेड रिले है हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंगल एक्साइटेशन इसमें हमारे मैग्नेटिक सर्किट यूज़ करते हैं हमारे रिले में। इसमें सिंक्रोनस मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, डीसी जंट मोटर में डबल एक्साइटेड हमारे पास फील्ड रहती है उसकी, ओके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग विल हैव अ डैश पैरेलल पाथ, ठीक है। ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग हमारे पास ध्यान में रखना होगा, वेव वाइंडिंग के लिए जो हमारे पास मल्टीप्लेक्स अगर वेव वाइंडिंग है हमारे पास, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या रहता है, ओके। वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं हमारे पास ट्वाइस M। M क्या होता है, M अगर 1 है तो हमारे पास सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, 2 है तो हमारे पास डुप्लेक्स वाइंडिंग है, 3 है तो हमारे पास ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है। तो हमारे पास ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग के पास हमारे कितने पैरेलल पाथ हो गए, 2 × 3 विच इज 6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 6। इन ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग इट विल हैव अ 6 पैरेलल पाथ्स। और आपको ध्यान में रखना होगा, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स विल बिटवीन द ब्रश इज ऑलवेज 2।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इस केस में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स डैश कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती है डीसी जनरेटर की वो रहती है हमारी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉट कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज, स्कॉट कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज टी कनेक्शंस। ठीक है, जो हमारा स्कॉट कनेक्शन रहता है उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास दो सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर हम लोग 3 फेस टू 2 फेस कन्वर्शन के लिए इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग टी कनेक्शन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्कॉट कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज टी कनेक्शंस। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, ग्राफाइट, क्वार्ट्ज, मर्क्यूरी या फिर ग्लास। तो स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास ऑप्शन ए ग्राफाइट। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन ब्रिज इज यूज टू मेजर, केल्विन ब्रिज हम लोग किसके लिए मेजर करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या मेजर करने के लिए, करंट, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर लो रेजिस्टेंस। तो हम लोग केल्विन ब्रिज को लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका जो नंबर ऑफ ब्रिजेस है इसका स्क्रीनशॉट में मेंशन करो। ये हम लोग पढ़ते बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। मेगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस का हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको उसका स्क्रीनशॉट भी लेना होगा। डिसऑर्टिस ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज और विंस ब्रिज हम लोग कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, विंस ब्रिज हम लोग कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, और डिसऑर्टिस और शेयरिंग ब्रिज के लिए हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवंस ब्रिज हम लोग इंडक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, हेस ब्रिज हम लोग इंडक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन्स डबल ब्रिज यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से पढ़ के रखना है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लास्ट नहीं, बेसिकली हमारे पास 80 क्वेश्चन है कवर अप करने के लिए, बट इस सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 41 to 80 क्वेश्चन को आपको इजीली कवर करा दूंगा। ओके, पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर चार्ज्ड विद अ वोल्टेज V इज व्हाट। इनसाइड अ होलो स्फीयर हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं, उसका कितना वोल्टेज रहता है, तो वो रहता है हमारा V वोल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दीज वर द 40 क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। आई होप आपको इस सेशन समझ में आएगा। इस सेशन का जो एक क्वेश्चन ऑफ द सेशन है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, जो हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करना है, कोचिफाई को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।